हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक जेई मेन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में जेई मेंस को कैसे क्रैक किया जाए। तो पहले एक डेटा पे हम डिस्कस करते हैं कि जो जेई मेन है 75% से ज्यादा बच्चे जो इसको क्रैक करते हैं वो पहली बार में करते हैं। तो अगर आप पहली बार ये जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन 75% बच्चों में से हैं जो इसको क्रैक करते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे क्रैक किया जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूं ये 11th क्लास के लिए अलग है, 12th क्लास के लिए अलग है और ड्रॉपर्स और 12th क्लास के लिए सेम है। ठीक है, तो मूव करते हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है आगे आने वाले टाइम में जो 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, और कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है इस आने वाले एग्जाम के लिए जिसके लिए हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है वो है 3 महीने। अगर मैं आज से बात करूं तो मेरे पास 3 महीने का टाइम है। क्लियर, जो एकदम मोटी मोटी बातें उनको समझते हैं। इन 3 महीने में मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है और मुझे मैथ्स पढ़ना है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए स्लैश ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए भी भाई 3 महीने का ही टाइम है। उनका भी जेईई मेन अभी होने वाला जो जनवरी में होने वाला है, राइट। तो जिन लोगों का एग्जाम जनवरी में है उनके लिए 3 महीने बचे हुए हैं। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों की बेसिक तैयारी हो चुकी है, बेसिक चीजें आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। इन 3 महीने में आपको क्या करना है? आपको 11वीं की फिजिक्स करनी है, 12वीं की फिजिक्स करनी है, 11वीं की केमिस्ट्री करनी है, 12वीं की केमिस्ट्री करनी है, 11वीं की मैथ्स करनी है और 12वीं की मैथ्स करनी है। ठीक है, तो जो 3 सब्जेक्ट है वो 6 पार्ट में बच जाते हैं और ये 6 पार्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। 11वीं में जो चीज काम आती है वो 12वीं में आती ही आती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास इतना टाइम नहीं है अब आप थ्योरी पढ़ने बैठो। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो प्रीवियस ईयर से होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के पेपर के उठा लो, वहां से क्वेश्चन उठा लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर दो। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं वो जेईई मेंस में क्यों आए हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे डिजर्व करते थे पेपर में आना। तो पिछले साल एनटीए ने वो डाल दिए, उससे पहले जो अपने जो भी एजेंसी बनाती थी उन्होंने डाल दिए। ठीक है, अब इस साल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इस साल डिजर्व करते हैं किसमें आना, पेपर में आना, इसीलिए आएंगे। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। तो पिछले साल पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो डिजर्व कर रहे थे पेपर में आना, इसीलिए वो आ रहे थे। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हो, उनको सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो। आप आपका जो माइंडसेट है वो जेईई से मिल रहा है, क्योंकि यार पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको पता ही है ऑलरेडी, वो आना चाहते थे, वो एनटीए को लगा कि डिजर्व करता है आना, तो उन्होंने दिए। इस बार भी सेम होगा। और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आगे आने वाले जो आपके 2020 का जेईई मेंस है इस एग्जाम में। अब दूसरी बात यह है कि फोकस करना है आपको वीकर पार्ट पे। वीकर पार्ट से मेरा क्या मतलब है कि लेट से आपको कोई एक टॉपिक नहीं आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैं रैंडम ले रहा हूं, हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज नहीं पता है। मान लेते हैं आपको 3 महीने में इस टॉपिक को इतने अच्छे से करना है कि जब आप एग्जाम में जाओ तो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपका यही हो। यार 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस के लिए, किसी एक टॉपिक को देने के लिए। तो 3 महीने में अगर आपने इसको डेली पढ़ा है, एवरीडे अगर आप इस पे 2-2 सवाल कर रहे हो, तो 90 दिन में 180 सवाल इसके कर चुके होगे प्रीवियस ईयर के, जो कि सही में पेपर में आने लायक सवाल थे। हो गया, बस प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। 180 सवाल तो बहुत होते हैं, अगर यहां से कर लिए तो अब 180 सवाल अगर कर लोगे तो बहुत मजे ही मजे, फिर आप एग्जाम में आराम से ये सॉल्व कर पाओगे। तो ये वीकर जो आपका पार्ट है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में है, उसको टाइम देना अब यहां से ज्यादा पड़ेगा। यहां से बनता है कि वो ज्यादा टाइम ले, राइट। अब टाइम जो है आपके पास में वो क्योंकि लिमिटेड है, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है आपकी रैंक के लिए, आपके मार्क्स के लिए, वो 2 ही है, या तो आपकी हेल्थ है या फिर आपका टाइम है। मैं विश करता हूं कि आप आने वाले एग्जाम तक बिल्कुल हेल्दी रहें, खुश रहें, अच्छे रहें। ठीक है, लेकिन टाइम जो है उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एवरीडे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, ना आपका कंट्रोल है। हेल्थ तो आप अपने आप को रख लोगे हेल्दी, आप अच्छा खाओगे या थोड़ा एक्सरसाइज कर लोगे तो आप फाइन रहेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम जो है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये तो एवरीडे कम होता रहेगा। तो इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब आपका चिल मारने का टाइम गया।
जितनी मौज मस्ती करनी थी 11वीं में कर ली, 12वीं में कर ली। अब ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज कर लो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा। अगर इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया आपने तो एग्जाम आपका अच्छा होगा ही होगा, पहली बार में क्रैक भी होगा, बस खुद में भरोसा करने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके साथ एग्जाम में बहुत बुरा भेदभाव करने वाला है, मैं अभी बता रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको बेशक पढ़े, थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, आधा घंटा ज्यादा पढ़ ले, 45 मिनट ज्यादा पढ़ ले, 1 घंटा ज्यादा पढ़ ले, बट ऐसा नहीं है कि 6 घंटे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 2 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स में बता रहा हूं आपको बहुत बुरा ट्रीट करने वाला है एग्जाम में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं भाई? 100 नंबर की फिजिक्स आने वाली है, 100 नंबर की केमिस्ट्री आने वाली है, 100 नंबर की ही मैथ्स आने वाली है। तीनों जो सब्जेक्ट हैं बराबर इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं। आपको जो नंबर लेके आने, मान लो आपको 200 नंबर आप प्लान कर रहे हो, तो प्लान करो कि 70 नंबर लेके आने की, ताकि आप 200 तक पहुंच पाओ। 10 नंबर ठीक है ऊपर नीचे हो जाता प्लस माइनस। तो अगर आप 200 नंबर की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा नहीं है कि 100 अकेले फिजिक्स में लेके आ जाएंगे, यहां से आप 50 नंबर लेके आ जाएंगे, बात बन जाएगी, ठीक है। वैसा नहीं होता है ना। 100 नंबर फिजिक्स में लाना है, 100 नंबर केमिस्ट्री में लाना है, 100 नंबर मैथ्स में लाना तो भी मुश्किल ही काम है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा ऑफ टॉपिक, कोई ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसको बनाने में हमें टाइम लग जाता है, और टाइम हमारे पास होता नहीं है। एग्जाम जो है 3 ही घंटे का होने वाला है। तो कोशिश करो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देके पढ़ रहे हो, क्योंकि इक्वल ही नंबर तीनों से आपको लेके आने, तीनों से ही इक्वल तीनों से ही जो आपका सम आएगा नंबर्स का, वही आपकी रैंक बनाएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में आपके 100 नंबर आ रहे तो आपकी रैंक ज्यादा बन रही है। तीनों का सम जो होगा, तीनों में जो नंबर आएंगे वही आपकी रैंक बनाएंगे, वही आपका टोटल स्कोर लेके आएंगे। तो 12वीं वाले बच्चे और ड्रॉपर बच्चे 3 महीने में बचे टाइम में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन अगर मैं शेयर करूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस एग्जाम से, और उसके अलावा अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करते हैं। अभी ज्यादा इधर उधर ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, फालतू बातों पे ध्यान ना देके पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, और जो इक्वली मैनेज कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, उनका जेईई मेन डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं आता हूं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब जो 11वीं क्लास वाले बच्चे, नटखट बालक जो हैं, उनके लिए बात है कि अभी भाई अब तुम्हारे पास में टाइम है, 1 ईयर तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि भाई 12वीं के बाद ही दोगे ना, 12वीं के साथ मतलब 12वीं के साथ ही दोगे ना, उसके अलावा जो ये टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम का वो भी आपके पास है। आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, आपको ना बोर्ड्स देने हैं, ना अभी इस पेपर के बाद, मतलब इस साल में आपके कोई फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी से अगर आपने अपना माइंड सेट जेईई वाला बना लिया है तो डेफिनेटली आप जब अगली साल पेपर लिखने जाएंगे 2021 में जेईई मेंस का, आप क्लियर कर देंगे। आपके पास टाइम है, आपको हाई एम करना चाहिए, आपको और ऊपर एम करना चाहिए, आपको नंबर्स पे एम करना चाहिए, आपको बस क्लियर पे नहीं कि यार मैं एक अच्छा स्कोर ले आऊं, 150 160 कोई ठीक ठाक है 90 पहुंच जाऊं, वैसा नहीं। आपको तो और ऊपर एम करना चाहिए, आपके पास टाइम है। अभी यार जैसे 10वीं से मूव करता है बच्चा तो कोचिंग कल्चर में पढ़ जाता है या स्कूल में भी रहता है, तो भी आप लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, तो बहुत जगह से आप मटेरियल वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा चीजों में घुस सकते हो, जितना ज्यादा समझ सकते हो, उतना कोशिश करो समझने की, ठीक है। अपनी 11वीं को 12वीं स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर लो। 11वीं को 12वीं में नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 11वीं को 11वीं में फिनिश कर दो, इतने अच्छे से फिनिश कर दो कि 11वीं की चीजें आपको 12वीं में जाके डराए नहीं। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मैकेनिक्स, अब 11वीं में तो यार पूरी मैकेनिक्स ही आपको पता है, ठीक है। मैकेनिक्स में उन्हें कोई चीज नहीं आती, सपोज रोटेशन नहीं आता यार, रोटेशन क्या बोलूं मैं, रोलिंग मोशन या फिर ये सब चीजें नहीं आती है, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बिल्कुल नहीं आती है। अब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से पिछले साल का पेपर उठा के देखो, एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। 4 क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर, अकेले एक चैप्टर से 16 नंबर। अगर ये आप छोड़ गए, ठीक है, अब 12वीं में जब आप जा रहे हो तो हो सकता है मैग्नेटिज्म में कोई इंक्लाइन पे एक स्फीयर रखा हो, घूम रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया और पूछा हो आपसे कि भाई बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा है, या फिर एक्सेलरेशन बताओ जब ये गिरेगा। तो अगर आपको रोटेशन नहीं आता, रोलिंग मोशन नहीं आती है, तो कैसे कर लोगे वो सवाल। तो 11वीं की जो चीजें हैं उनको पहले फिनिश कर लो, इतने अच्छे से फिनिश कर लो। अब टाइम है ना, जो सेम चीज 12वीं वालों के लिए लागू हो रही है 3 महीने में, वो 11वीं वालों के लिए भी, कि ये जो 3 महीने है ना आपको सिर्फ और सिर्फ 11वीं करनी है। देखो 12वीं वालों को तो 11वीं भी करनी है, 12वीं भी करनी है, आपको सिर्फ 11वीं ही खत्म करनी है। और ये अच्छे से हो गई तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आप लोग 12वीं में बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि 11वीं की सारी चीजें
रिलेट होंगी 12वीं में, आपको दिखाई दे जाएंगे। आप पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा मैकेनिक्स दिखेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें सिस्टमैटिकली ऐसे अरेंज की जाती है कि 11वीं से 12वीं मूविंग बच्चे को 11वीं का वहां पे यूटिलाइजेशन करना पड़ता रहे और चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। 12वीं इतना ज्यादा टफ नहीं है अगर आपने 11वीं में अच्छे से मेहनत कर लिए तो। अब प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन ट्राई करने, जैसे आपने 11वीं पढ़ ली है पूरी, मैथ्स आपने पढ़ लिया है, तो मैथ्स से जैसे ये अपने प्रोग्रेशन और सीरीज वाला चैप्टर, यहाँ से पिछले साल में कौन से क्वेश्चन आए वो देखो। जो आपका सेट्स है और ये सेट्स वाला चैप्टर यहाँ से देखो, बाइनोमियल थ्योरम से देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देखो, प्रोबेबिलिटी से देखो पिछले साल में कौन से क्वेश्चन आए वो सारे सॉल्व करो। और सिमिलर चीज केमिस्ट्री के लिए लगाओ, सिमिलर चीज फिजिक्स के लिए लगाओ, जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उनसे पिछले साल में देखो कौन से क्वेश्चन आए। तो आपका क्या है, माइंड में प्रिपरेशन का एक लेवल सेट हो जाएगा कि यार जेईई ऐसे सवाल पूछता है तो इस लेवल पे मुझे तैयारी करके चलनी है। उसके बाद क्या क्लास 11 से आप जो डिफिकल्ट सवाल कर सकते हैं वो कर लो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो बच्चे जेईई मेंस क्लियर करेंगे वो जेईई एडवांस भी क्लियर करें। बीइंग ऑनेस्ट, मैं आपके लिए चाहता हूं ये चीज कि आप जेईई मेंस जब क्लियर करें तो आप जेईई एडवांस भी क्लियर करें। आपको रुकना नहीं, आपको हाई एम रखना है। तो पहले अपनी तैयारी को जेईई मेंस के लेवल पे लेके आओ, बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, चैनल्स फॉलो करो, डाउट नट यूज करो। अगर आपको डाउट आते हैं तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, डाउट के लिए क्या करना है। बट जो डिफिकल्ट चीजें हैं अगर आपको अभी से क्लैरिफाई होना चालू हो गई तो सही बता रहा हूं बिल्कुल आप अच्छा करेंगे एग्जाम में, अगर अभी से आप क्लैरिफाई करना चालू कर दिए चीजों को। उसके बाद देखो यार, जो डाउट है उसको नहीं लेके जाना है एग्जाम तक, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और ये पहला जो मैंने पहली चीज डिस्कस की थी कि 11वीं की चीजों को 12वीं में नहीं ले जाना, वो ये डाउट्स को बिल्कुल नहीं रखना है। ये सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो यही करते हैं कि एक सब्जेक्ट में किसी एक छोटे से टॉपिक में डाउट आ गया। सपोज मुझे मोमेंटम कंजर्व करना नहीं आता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन मुझे नहीं आता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन मुझे नहीं आता है, और वो 11वीं में यूज हो रहा है, 12वीं में यूज हो रहा है, सवाल आ रहे हैं उससे जेईई मेंस में, तो मैं कैसे करूंगा? अगर मेरे को डाउट है तो मेरे तो नंबर गए, मेरे को नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो जाएगा उसका। वो नुकसान आपको नहीं झेलना है। अगर डाउट है तो आपके पास टाइम है, 11वीं के डाउट्स हैं, 11वीं की बुक्स को सॉल्व करना चालू करो धीरे 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 धीरे। जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, बीएम शर्मा, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो अच्छे से, उससे सवाल करो। नहीं होते हैं सवाल, डाउट आता है किसी सवाल में, उसकी फोटो खींचो डाउट नट पे और आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सब आपको करना है 11वीं वाले बच्चों के लिए। मैं ऑनेस्टली अभी बोल रहा हूं कि आपके पास टाइम है, आप अदर एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं। सपोज आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या फिर आप मैच देखना पसंद करते हैं, या फिर कुछ भी मूवीज देखना पसंद करते हैं, थोड़ा थोड़ा करो, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर ये चीज आप कर पाओगे कि हाँ भाई मैं अपनी पढ़ाई को एक इफेक्टिवली टाइम दे पा रहा हूँ, उसको मैनेज कर पा रहा हूँ, मुझे 6 घंटे पढ़ना होता है अपनी स्कूल के अलावा, या 5 घंटे पढ़ना होता है, तो मैं वो पढ़ पा रहा हूं, बस इतना अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी तैयारी की तरफ मूव कर रहे हो। और सिर्फ जेईई मेंस ही नहीं, जेईई एडवांस भी आप क्लियर कर सकते हो। तो ये तैयारी जो स्ट्रेटजी थी वो 11वीं वाले बच्चों के लिए थी, 12वीं वालों के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे जेईई मेंस के एग्जाम को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार आए, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी एक इफेक्टिव प्रोग्राम पता चले कि यार मुझे टाइम को कैसे मैनेज करना है। थैंक यू सो मच।